जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद की सेहत की खराबी के बायस उनके इंतखाबी मुहिम में हिस्सा न लेने या इलेक्शन न लड़ने की खबरों के बीच पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मियां अल्ताफ ही उनके उम्मीदवार रहेंगे। सैनकोट से साबिक एमएलए चौधरी मोहम्मद अकरम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार की। फारूक अब्दुल्ला भी इस मौके पर मौजूद थे। चौधरी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरक्की पसंद पार्टी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो इलेक्शन से आते हैं, खानदान से नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनको लोगों के पास जाना है, काम करना है और अगर वो काम नहीं करेंगे तो लोग उन्हें मुस्तरद कर देंगे। अगर इस तरह का उनका फैसला उन्होंने लिया हो तो पहले तो हमें बता देते, लेकिन अब आपने ये बात छेड़ी तो जरूर इसको हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। हमारे पहले चॉइस के उम्मीदवार पे तो मियां साहब ही थे और फिलहाल जब तक हम मियां साहब के मुंह से नहीं सुनते कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हमारे उम्मीदवार मियां साहब ही रहेंगे। अभी देखते हैं आगे क्या करना होगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा, जब तक कि मैं मियां साहब के मुंह से ये बात नहीं सुनता हूं कि वो इलेक्शन लड़ने के मतलब के लिए तैयार नहीं है या उनकी सेहत उनको इस बात की इजाजत नहीं देती, तब तक वो हमारे उम्मीदवार हैं। अगर ये सिलसिला, अगर इसमें कोई तब्दीली आ जाती है तो फिर उस पर बैठ के हम बात कर लेंगे। वो भी नहीं करेंगे। देखिए, वही लड़ रहे हैं तो उसमें क्या है, ये अच्छी बात है, उनकी मदद कर रहे हैं। ये ज्यादा इलेक्शन सख्त, इसमें इंसान को इतना दौड़ना पड़ता है, तो थोड़े सा हो जाते हैं। मैं भी हो जाऊंगा जब मैं इन इलाकों में दौड़ जाऊंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो 6 की 6 सीटें जो हैं इंडियन अलायंस जीत जाएगी। अगर जनरल फौज का ये बताए कि मैंने कहां पे हमला करना किस तरफ, तो फौज कैसे जीतेगी? कुछ चीजें हमें अंदर रखनी पड़ती है। तो सही चीज अगर हम आपके सामने लाएं तो वो ठीक नहीं होता जब तक वक्त नहीं आता। और इस बीच अनंतनाग राजौरी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद ने वाजे कर दिया है कि उनकी सेहत अब ठीक है और वो इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार हैं। आज मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो इस हवाले से जो ये सारी रूमर्स फैलाई गई या फैल गई, तो ऐसा कोई मामला नहीं था कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है या कुछ है। मुझे अगर सेहत ख़राब रहती मेरी उसी तरीके से, तो मैं डेफिनेटली कहता कि इनको कि आप अल्टरनेटिव कैंडिडेट तलाश कर लीजिए या कुछ भी। लेकिन अब मैंने कल से मैं बेहतर हूँ, तो मेरे डॉक्टरों ने भी कहा कि ठीक है, आपको वायरल फीवर था तो अब आप इम्प्रूव हो रहे हैं। तो जिसमें मुझे शायद 1-2 दिन और भी रेस्ट के लिए उन्होंने एडवाइस की है। तो बाकी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इलेक्शन तो मेरा ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो अब मेरी सेहत भी ठीक है, तो मैं लड़ूंगा। अब ये आजकल का ज़माना ऐसा है कि कोई भी खबर कहीं से भी निकलती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाती है। फिर और कांग्रेस स्टार कैंपेनर राज बब्बर पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह के हक में एक रैली में शिरकत के लिए उधमपुर पहुंचे। उधमपुर डोडा पार्लिमानी हल्के से पार्टी के उम्मीदवार लाल सिंह के हक में रैली हुई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी और कई दिग्गज सीनियर लीडरान भी शामिल हुए। रैली में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। राज बब्बर ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किदा इंतखाबी रैली में कहा कि अगर आइंदा इंतखाबात में इंडिया अलायंस इख्तियार में आता है तो वो दिफाई खिदमात में भर्ती के लिए अग्निवीर स्कीम को मंसूख कर देंगे और साबका निजाम को बहाल कर देंगे। राज बब्बर ने बढ़ती हुई बेरोजगारी की शरह को नजरअंदाज करने पर बीजेपी पर कड़ी तनकीद की और इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हुकूमत जमात शहरियों की बुनियाद, जो हुक्मरान जमात है वो शहरियों की बुनियादी तशवीश होने के बावजूद इस मसले को हल करने में नाकाम रही है। हमारे बड़े बड़े नेता आए, देश के बड़ी बड़ी ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले यहां पर आए, बड़े बड़े भाषण देकर चले गए। मैं नहीं जानता किसने क्या खाया, किसने क्या पकाया। वो खाने पकाने की बात करते रहे, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, जो CSDS के उन्हीं की एजेंसी, उन्हीं की संस्था, वो संस्था जो शिक्षा मंत्रालय की संस्था है, उसके सर्वे के अनुसार कि आज वोटर की क्या मांग है, उसका परसेंटेज निकाला गया
तो 75 से लेके 60% तक जो सबसे ऊपर अव्वल नंबर पर 3 आए, उसमें एक थी बेरोजगारी, दूसरी थी महंगाई और तीसरा था अग्निवीर। क्या ये बच्चा 4 साल की नौकरी के बाद में ये रिटायर के लायक होगा? जो रिटायर के लायक हैं वो अपने आप को तीसरी बार जिताने की बात कर रहे हैं, आपके बीच में हाथ फैला रहे हैं। लेकिन नौजवानों, ये वीरों की धरती है, सपूतों। वो यहाँ पर, ये उधमपुर जो है एक ऐसी जगह है, मेरा भी यहाँ पर जीजा काम करता था, बीएसएफ में था, कमांडेंट था। मैं जानता हूं कि ये धरती किनकी है। इस धरती के ऊपर वो शेर, वो सपूत, वो शहीद पैदा हुए हैं और 4 साल के बाद उनको रिटायर करने का काम कर रहे हैं आप। याद रखना, ये मैं दावे के साथ में कह के जाता हूं, जिस दिन इंडिया अलायंस की सरकार दिल्ली में बनेगी, ये आपका शेर अग्निवीर को इतिहास बनाकर रखने का काम करेगा। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सदर वकार असुलवानी ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस और एनडीए अलायंस जम्मू कश्मीर में तमाम 6 लोकसभा सीटें हासिल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आज की रैली में सिर्फ उधमपुर हलके के लोगों ने शिरकत की, जबकि कल की वजीर आजम की रैली में पूरे जम्मू खित्ते से लोग आए थे। उन्होंने कहा कि उधमपुर कांग्रेस की रैली में 50,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की, ये उन्होंने ऐसा दावा किया। कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो है पूरी 6 की 6 सीटें जीतने जा रही है। आज जो भीड़ थी, जो मोदी जी की भीड़ थी, वो आगे पीछे से लाई हुई थी, दूसरे पार्लियामेंटों से, राजौरी पुंछ से, दूसरी पार्लियामेंट से, जम्मू से। हमारी भीड़ जो थी वो एक ही पार्लियामेंट खासकर उधमपुर से थी और 50,000 से ज्यादा लोग थे। इसलिए और पीडीपी की मीडिया एडवाइजर इल्तिजा मुफ्ती ने बीजेपी पर इंतखाबात से कबल धांधली करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि डिलिमिटेशन और सरकारी एजेंसियों का अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना इसकी एक मिसाल है। इल्तिजा का कहना है कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात जम्मू कश्मीर के लिए ज्यादा अहम है, क्योंकि गुज़िश्ता कई वर्षों में ये यहाँ पर ऐसा इलेक्शन होगा जिससे यहाँ की सियासी खला पुर हो सकती है। अनंतनाग ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान इल्तिजा ने कहा कि यहाँ की आवाम सियासी इस्तेसाल का शिकार हो चुकी है और ऐसे में लोगों के मसाइल भी बढ़ गए हैं। देखिए, ये अहम इसलिए है क्योंकि पिछले 5 सालों में कोई इलेक्शन खास हुआ नहीं सिवाय डीडीसी के। पहली बार आज जम्मू कश्मीर की आवाम को एक मौका मिलेगा कि वो अपने नुमाइंदे सिलेक्ट करे पार्लियामेंट के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, राज्यसभा में हमारी अब रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लोकसभा वाहिद एक ऐसा हाउस बचा है जहां हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे। इसलिए लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि वो सही नुमाइंदे को सिलेक्ट करे, जो उनके मुद्दे, उनके मसाइल है, हाईलाइट करे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में खौफ सियासतदानों को भी हो गया है। कोई खास तौर से जो है हमारे पॉलिटिशियंस, वो इतनी बात नहीं करते हैं क्योंकि उनको ब्लैकमेल किया जाता है एजेंसीज के थ्रू। महबूबा जी इज प्रोबेबली द ओनली पॉलिटिशियन जिनने बात की, उसके लिए उनको बहुत कीमत भी चुकानी पड़ी। आपने खुद देखा उनकी जमात कैसे तोड़ी गई। और पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने बीजेपी को अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने का चैलेंज किया है और कहा है कि उनके उम्मीदवारों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। न्यूज 18 नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ बातचीत में बेग ने कहा कि बीजेपी को अपनी जमीनी हकीकत मालूम हो चुकी है। उन्होंने एनसी और गुलाम नबी आजाद को भी शक के दायरे में खड़ा करते हुए कहा कि एनसी की वजह से पीएजीडी टूट चुकी है। स्टेटहुड की बहाली और असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के बयान पर बेग ने कहा कि बीजेपी को 5 अगस्त 2019 के फैसले के लिए अवाम से माफी मांगनी चाहिए। उमर साहब का सेंटर छोड़ना और नॉर्थ की तरफ जाना, क्या समझते हैं? आपको देखना चाहिए, आपको इसमें रिसर्च करनी चाहिए। परसों तक चौधरी रमजान साहब ऑलमोस्ट डन थे और श्रीनगर से उमर साहब डन थे। दूसरे दिन क्या हुआ? मगर मैं अगरउल्ला साहब को सलाम करता हूँ, इसमें वो कामयाब हो गए कि उमर साहब को बारामुल्ला भेजा और खुद श्रीनगर से लड़ रहे हैं। क्या वाकई तौर पर अभी भी पीएजीडी है कि उसको जख्म पहुंचे? हम चाहते थे कि कश्मीरी जो है उसको इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तेफाक की ज़रूरत है। आपने कहा इसमें आप सीट ढूंढ रहे हैं, ये सीटों की बात नहीं थी, ये एक आवाज़ की बात थी। एक आवाज़ पूरे देश और पूरी दुनिया में जाती कि कश्मीरी जो है उसने पीएजीडी के कैंडिडेट चुने, मगर आपने उसमें कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इस हद तक कि महबूबा जी ने कहा था फारूक साहब ही ऐलान करेंगे। अगर आपने यही करना था, मगर उससे पहले महबूबा जी को कॉन्फिडेंस में लिया होता, ह्यूमिलेट नहीं किया होता बैक पे, तो हम वो भी कर देते। मगर आपने ह्यूमिलेट किया,
हमको, और पीएचईडी को तोड़ दिया। तो क्या समझते हैं आप वाकई तौर पर स्टेटहुड रेस्टोर होगा और जो असेंबली इलेक्शंस है उसके लिए अब बीजेपी ने हामी भरी है वाकई तौर पे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये प्रेसिडेंस नहीं है कि आप स्टेट को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाएं। इनको लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, कहना चाहिए कि बीजेपी को गलती होगी ये करके, जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांग के स्टेटहुड रेस्टोर करें तो वो कोई मेहरबानी नहीं, कोई एहसान नहीं, अपनी गलती का एतराफ़ करके उसको दुरुस्त करने वाली बात है। जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो ये तो कहते थे ये इलेक्शन कमीशन का काम है, अब इन्होंने ये साफ कर दिया कि ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये असली यही चलाते हैं, कि उनके लिए भी मौका है। अगर उनको लगता है कि उन्होंने जो कश्मीरियों के साथ किया, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया, राजौरी पंच के लोगों के साथ किया 5-6 अगस्त 2019 को, अगर उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो राजौरी पंच के लोग उससे खुश हैं, तो अपने वो नुमाइंदे खड़े करें और उनकी ज़मानतें बचाए। मेरा मानना है अगर वो उनकी ज़मानतें बचा सकेंगे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा उसी दिन। एक जानिब आज़ाद साहब जैसा बड़ा फेस, पॉलिटिकल स्टालवार्ट, दूसरी जानिब महबूबा जी, और तीसरी तरफ एनसी का मजबूत दावेदार मियां अल्ताफ साहब। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, बीजेपी क्यों उम्मीदवार उठाने से अभी भी कतरा रही है, क्यों अनाउंस नहीं कर पा रही? अरे देखिए वही तो है, वही डर लग रहा है, मुझे लगता है कि वो श्योर नहीं है, और क्या बात हो सकती है। अब आज़ाद साहब की आपने बात की, आज़ाद साहब के तर्जमान ही नहीं, मैंने खुद सुना आज़ाद साहब का। आज़ाद साहब ने कहा, जब उनका अनाउंस हुआ कि वो कैंडिडेट है, आज़ाद साहब ने कहा आई हैव ऑलवेज लेड फ्रॉम द फ्रंट, आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपने सुना होगा। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा नहीं ये बाद में हम ऐलान करेंगे, क्योंकि अहकामात ऊपर से आते हैं, लोग ये अच्छी तरह जानते हैं। और साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर शहबाज हुसैन ने वजीर आजम को डिक्टेटर करार देने वाले कांग्रेस के बयान का जवाब दिया और कहा कि मोदी को डिक्टेटर कहने वाला खुद सबसे बड़ा डिक्टेटर है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने भले ही शुमाली हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम को उम्मीदवार न बनाया हो, लेकिन बीजेपी मुसलमानों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखती है। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव के दौर में कांग्रेस के पास मुस्लिम लीडरों की तादाद सबसे ज्यादा थी, तो क्या उन्हें बेहतरीन समझा जाता है? वजीर आजम का ताल्लुक किसी जात या मजहब से नहीं है, वो मुल्क से ताल्लुक रखते हैं और सबके लिए यकसां तरक्की को फरोग देते हैं। शहबाज हुसैन ने कहा कि अगर लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो वो किसको वोट देंगे? उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की तमाम सीटों पर जीतेगी, यहां भी हर कोई बिला लिहाज मजहब या जात मोदी के साथ है। 370 की मनसूखी के बाद कुछ नहीं होने के कांग्रेस के इल्जाम पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नजरें कमजोर हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो 2 करोड़ सयाह नहीं देखते और यहां का बदलता हुआ माहौल नहीं देखते तो वो उन्हें बीजेपी के दफ्तर आने की दावत देते हैं। मैं आज किश्तवाड़ के इलाके में गया, वार्ड 1 में गया, बहुत बड़ी सभा हुई, हज़ारों लोग आए और वहाँ पर तो 100% मुस्लिम आबादी थी और सब ने एक सुर में कहा कि हम मोदी के साथ हैं, फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, अनाज दे मोदी, कोरोना का टीका दे मोदी, आयुष्मान भारत की गारंटी दे मोदी, अकाउंट में पैसा डाले मोदी। तो दूसरे को वोट क्यों देंगे? वो लोग बीजेपी के साथ हैं। इस बार सब पार्टियों का भरम तोड़ देंगे, मुस्लिम समाज का वोट भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को मिलेगा। जो मुस्लिम समाज की आपने बात की, मैं क्योंकि रिजर्वेशन भी मिली है, पहाड़ी को मिली है रिजर्वेशन, वाल्मीकि समाज हो, गुर्जर समाज हो, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है। तो क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस के पास अब एजेंडा नहीं है, और एजेंडा नहीं है इसलिए वो इन चीज़ों में उलझ गई है, एक भ्रम फैलाने की कोशिश? क्योंकि आज प्रियंका गांधी ने भी ये कहा है, कुछ स्टेटमेंट्स भी कांग्रेस की तरफ से आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज को इग्नोर किया जा रहा है। देखिए, मुस्लिम समाज को बीजेपी नहीं इग्नोर कर रही। लोकसभा के चुनाव में अगर हमने टिकट नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम समाज के खिलाफ हैं। भाई, सारी योजना का लाभ मुस्लिम समाज को मिल ही रहा है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता वो हर रोज़ यही कह रहे हैं कि यहाँ पे खौफ का माहौल है, कश्मीर में लोगों को जेलों में नज़रबंद, उनको बाहर की जेलों में नज़रबंद किया जा रहा है, यूथ को हरास किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, तरह तरह की बयानबाजियाँ हो रही है। आपको लगता है कि एक नेगेटिव पॉलिटिक्स को बिल्डअप किया जा रहा है? देखिए, उनके बयान से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पिछली बार भी डीडीसी के चुनाव में कमल खिल गया था घाटी में, और अब तो G20 हो गया
अब तो इतने टूरिस्ट आने लगे। बीजेपी के बारे में जो डर पैदा किया था महबूबा ने, उमर अब्दुल्ला ने, वो डर हमने निकाल दिया है। अब मुस्लिम समाज के लोग भी घाटी के बीजेपी के साथ हैं, मोदी के साथ हैं। कल पीएम उधमपुर में थे, उन्होंने कहा कि जो फैमिली रूल है, फैमिली रूल ने यहाँ तबाह कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि फैमिली रूल, आप क्या फैमिली रूल की बात करते हैं? उनसे पूछिए कि आपके कितने लोगों को टिकटें दी गई है, आपके अपने नेताओं को, बहुत सारे नेताओं को, उनके बेटों को टिकटें दी है। हमारे यहाँ कोई भी टिकट ऐसी नहीं दी गई कि बाप को भी टिकट, बेटे को भी टिकट। हम इस तरह नहीं करते। परिवार के कई लोग शामिल होते हैं, लेकिन हम परिवारवाद नहीं करते। आप परिवारवाद नहीं करते, वो आपने अपनी बात कही। एक और सवाल था कि विधानसभा और स्टेटहुड की बात है, उस पर बहुत साल, पिछले 5 साल से, कल प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला, ये सही बात है, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि वो तो पिछले 5 साल से कह रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा, हम तो इंतज़ार ही कर रहे हैं। ठीक है, इंतज़ार करते रहें, लेकिन चुनाव के बाद हो जाएगा। जब पीएम ने कह दिया तो अब क्या बचा है कहने को? प्रधानमंत्री की बात देश की बात है, और देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया तो स्टेटहुड भी होगा और जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव भी जल्द होगा। और डीपीएपी चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने चंगा भलेसा में एक अवामी रैली और मीटिंग से खिताब किया। ये गुलाम नबी आजाद का आबाई गांव है। पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार जीएम सरोरी की हिमायत में रैली का इनेकाद हुआ। उन्होंने कहा कि वादी चनाब को दूसरी जमातों ने मुसलसल नजरअंदाज किया है। इस इलाके के रहने वाले होने के नाते वो अपने लोगों के दर्द को शिद्दत से महसूस करते आए हैं। आजाद ने लोगों को आर्टिकल 270 और रियासत के हवाले से पार्लियामेंट में अपनी तकरीरों की याद दिलाई। उनका कहना था कि सिर्फ उन्होंने ही लोगों के हुकूक के लिए जद्दोजहद की, जबकि दीगर अराकीन खामोश रहे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें मुकम्मल रियासत के लिए कोशिशें जारी रखनी चाहिए। उन्हें लोगों से पुरजोश अपील की और उन पर जोर दिया कि वो उन लोगों के ज़ेरे असर ना आए जो लोगों का इस्तेसाल करने की तारीख रखते हैं। जो रियासत की जम्मू कश्मीर के अवाम को पीढ़ी दर पीढ़ी गुमराह करते आजादी के नारे देकर, खासकर वो पीढ़ियां, पुरानी पीढ़ी 47 वाली पीढ़ी की तो कुछ अच्छे कारनामे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन वो पीढ़ियां उन्होंने सिर्फ गुमराह किया नेशन कॉन्फ्रेंस को, सिर्फ कुर्सी लाने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों में। अरे कहाँ? छात्र की मौत, मृतक छात्र की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद। कानपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 3 लोग हुए घायल। नवाबगंज थाना क्षेत्र की घटना। शाहजहांपुर में खड़े ट्रक से रोडवेज की बस टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 यात्री घायल, इलाज जारी। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने में 1 महीने का समय, धाम में लगातार चल रही तैयारियां। चमोली डीएम ने लिया जायजा, यात्रा से जुड़े विभागों को दिए निर्देश। रामनगर में बाघ और सांड का आमना सामना, पूरी हिम्मत से बाघ से भिड़ा सांड, सांड को दबोचने की कर रहा था कोशिश, बाघ के चंगुल से बच निकला सांड। पौड़ी में बॉटलिंग प्लांट में 9000 पेटी शराब का मामला, शराब को आबकारी विभाग ने बताया वैध, प्लांट ने लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया था। फिरोजाबाद में प्रेमी पर प्रेमिका को जलाने का आरोप, परिवार वालों की मदद से जलाने का आरोप, लड़की की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। इटावा में युवक को लगी गोली, संदिग्ध हालत में पैर में लगी गोली, घायल युवक ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस में मारपीट, टीचर और स्टूडेंट के बीच हुई मारपीट, स्टूडेंट की पिटाई का वीडियो आया सामने। शामली में वोटरों को धमकाने का वीडियो वायरल, दबंग पर वोटरों को धमकाने का आरोप, भरी चौपाल में गाली गलौज का आरोप। वाराणसी में श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन, महिलाओं ने किया दर्शन, साल में एक बार होता है दर्शन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कश्मीरी पंडितों के प्रमुख नेता रतन लाल भान अपने हिमायतियों के साथ आज कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष वकार असुलवानी की मौजूदगी में भान कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर वकार असुलवानी ने कहा कि दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हुआ। पीएम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, न रोजगार है न विकास हुआ है, लोगों की उम्मीद नहीं रही, बड़े दावे किए गए लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उधमपुर में रैली थी और रैली में नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर ने खुद सीधा चैलेंज दिया कांग्रेस को कि कांग्रेस को ये बताया कि क्या वो 370 पर उसका रुख क्या है, और उन्होंने ये भी कहा कि 370 पर हमने बहुत काम किया है। वकार असुलवानी है मेरे साथ, क्या कहेंगे? देखो, इन्होंने 370 हटाते वक्त कहा था कि हम यहाँ रोजगार देंगे, हम यहाँ इंडस्ट्रियां लाएंगे, हम यहाँ जम्मू कश्मीर में भूखमरी, गरीबी, हर चीज खत्म करेंगे। बहुत उम्मीदें थी लोगों को, क्या पता इन्होंने बोला कि हमने ये करेंगे, कुछ नहीं किया। बेरोजगारी दुनिया की बड़ी, गुर्बत दुनिया की बड़ी, यहाँ का बिजनेस खत्म, दुकानदार की दुकानदारी खत्म, ठेकेदार की ठेकेदारी खत्म, जम्मू का बिजनेस दरबार मुंह खत्म करके खत्म। लोग जो 500-500 रुपए बिल देते थे यूटी बनने के बाद अब 6-6 हजार 7-7 हजार स्मार्ट मीटरों का बिल भर रहे हैं। लोगों को मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, जमीन पे जाके देखो ना, तकरीर करने से कुछ नहीं बनता है। जमीनी हालात जो लोगों के है वो हमको पता है, क्योंकि हम जमीन में रहते हैं। लोगों में गुर्बत कितनी है। आपका 1200 रुपए का सिलेंडर नहीं है, कोई ले सकता है। आपने चूल्हा फ्री दिया लेकिन वहां से हमारी चमड़ी उतार दी 1200 रुपए का गैस सिलेंडर देके। इसलिए हम कहते हैं लोगों को, ये आके बहका के लेते हैं आप लोगों को, बाद में ऐसे नालायक संसद देते हैं जो हमारा कोई काम नहीं करते हैं। वो बोलते स्टैंड क्या है 370? तो इनको फेंक स्टैंड क्या है? देखो, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सीडब्ल्यूसी में क्लियर हुआ है। जो सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन है वही कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। थैंक यू। और कश्मीरी पंडित बिरादरी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एम फॉर्म को उनकी वोटिंग के अमल से खत्म करने के फैसले का खैर मकदम किया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जमान अजय भारती और पार्टी के डिस्प्ले सेल के लीडर ने कहा है कि एम फॉर्म को हटाना एक तारीखी फैसला है। इससे कश्मीरी पंडितों की वोटिंग फीसद को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने वाले कुछ कश्मीरी पंडित लीडरों की भी मजम्मत की। अजय भारती ये कश्मीरी पंडित भी हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और उनके साथ बाकी एक्टिविस्ट हैं। ये जो बड़ा कदम उठाया गया, आपको लगता है कि इससे विश्वास पैदा हो गया है कश्मीरी पंडित में? निश्चित रूप से केवल विश्वास ही नहीं है कि, लेकिन एक जो हमें लगता है इनडिग्निफाइड वे था हमारे प्रोसेस को आगे पार्टिसिपेशन का, तो उसको समाप्त करके हम बहुत आभारी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से इस पीड़ा को समझा, ये न केवल कॉम्प्लिकेटेड थी, ये इनडिग्निफाइड था। ये इसको प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस में कई कश्मीरी पंडित ज्वाइन कर गए और उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्होंने बीजेपी से एक एक्सपेक्टेशन रखी थी, 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, पीएम तो कश्मीरी पंडित का नाम भी नहीं लेते हैं। वो नाराज हो गए और उन्होंने, मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीरी वो पंडित हो ही नहीं सकता जो कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पास चला जा सकता है। जिन लोगों ने हमको निर्वासित किया, जिनके पूर्वजों ने हमको चल्यू गल्यू और रल्यू का नारा बताया, उनके पास किसी के पास भी जा सकते हैं। हम कश्मीरी पंडित नोटा दबा सकता है, लेकिन इन पार्टीज के पास ये पापी है जिन्होंने रेजोल्यूशन, कंडोलेंस रेजोल्यूशन भी हमारा नाम नहीं लिया, जिन्होंने हमारे लिए क्या क्या अपमानजनक शब्द यूज नहीं किए, जिन्होंने कहा कि आप जगमोहन ने आपको निकाला। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहे। लाखों की संख्या नगर में बीजेपी नेता ने की खुदकुशी की कोशिश। निधीश गर्ग ने खुद को मारी गोली। घायल बीजेपी नेता का अस्पताल में इलाज। घरेलू विवाद में खुदकुशी की कोशिश। ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे पर स्टंट करने का पर एक्शन। पुलिस ने लगाया 24,000 का जुर्माना। स्टंटबाजी का वीडियो हो रहा था वायरल। गाजियाबाद के एटीएस एडवांटेज सोसाइटी में हादसा। 23वीं मंजिल से गिरकर छात्र की मौत। मृतक छात्र की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद। कानपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 3 लोग हुए घायल। नवाबगंज थाना क्षेत्र की घटना। शाहजहांपुर में खड़े ट्रक से रोडवेज की बस टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 यात्री घायल। इलाज जारी।
बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने में 1 महीने का समय। धाम में लगातार चल रही तैयारियां। चमोली डीएम ने लिया जायजा। यात्रा से जुड़े विभागों को दिए निर्देश। रामनगर में बाघ और सांड का आमना सामना। पूरी हिम्मत से बाघ से भिड़ा सांड। सांड को दबोचने की कर रहा था कोशिश। बाघ के चंगुल से बच निकला सांड। पौड़ी में बॉटलिंग प्लांट में 9000 पेटी शराब का मामला। शराब को आबकारी विभाग ने बताया वैध। प्लांट ने लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया था। फिरोजाबाद में प्रेमी पर प्रेमिका को जलाने का आरोप। परिवार वालों की मदद से जलाने का आरोप। लड़की की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। इटावा में युवक को लगी गोली। संदिग्ध हालत में पैर में लगी गोली। घायल युवक ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस में मारपीट। टीचर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रियासी में लोकसभा इंतखाबात से कबल दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम बना दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। मैहर सब डिवीजन के शाजरू इलाके में दहशतगर्दों की कमीनगाह की मौजूदगी से मुतालिक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया। इसकी क़यादत रियासी पुलिस और आर्मी के 58 RR ने मुश्तरका तौर पर की। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने शजरू के इलाके लांचा में खुफिया ठिकाने से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया है। और इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स जम्मू कश्मीर टूरिज्म कमेटी और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशंस ऑफ जम्मू कश्मीर ने SKICC श्रीनगर में टूरिज्म बियॉन्ड G20 रिवीलिंग JNK's टूरिज्म ट्रेजर्स के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ICC टूरिज्म कमेटी के चेयरमैन सुभाष गोयल, मुश्ताक छाया, JNKICC के चेयरमैन डॉक्टर फारूक शाह और ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदर ज्योति मयाल के अलावा सयाहत के दीगर स्टेक होल्डर्स और नुमाइंदे मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सयाहत के सनत में पेशरफ्त और स्टेक होल्डर्स के खदशात पर तबादला ख्याल करना था। पायदार सयाहती तरक्की के अहदाफ से लेकर ट्रैवल एडवाइजरी, पाबंदियों और डेस्टिनेशन वेडिंग्स तक बहुत सी चीजों पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर सुभाष गोयल ने होटल मालिकान और सयाहत की सनत से ताल्लुक रखने वाले दीगर स्टेक होल्डर्स को मोमेंटोस पेश किए। बहुत ज़बरदस्त शानदार कॉन्फ्रेंस थी यहाँ। ये ICC इंडिया पैन इंडिया के चेयरमैन आए थे सुभाष गोयल, और उन्होंने यहाँ एक चैप्टर बनाया ICC का, जिसका जनाब फारूक अहमद शाह साहब को एज चेयरमैन बनाया। उसके लिए सारी कम्युनिटी टूरिज्म फ्रेटनी सारी खुश है और हम सब फारूक साहब के साथ हैं। देखिए हकीकत ये है, मुझे ख्याल था यहाँ बहुत चेंज आई है, मगर रिसेंटली मैं सारे कंट्री में गया था, हर जगह मैंने आफ्टर कोविड टूरिज्म टोटल ही फरोश में देख लिया। इसी तरह हम भी उसमें हैं। शुक्रिया है, आज के दिन में टूरिज्म बहुत अच्छा चल रहा है। वो तो यहाँ 15,000 हो गए हैं और आजकल चल भी रहे हैं, लोग बैठे हैं कर रहे हैं। असली टूरिज्म तो इसी से शुरू हो गया है। फर्स्ट टूरिज्म होम स्टे से ही, जो आज मेरे ख्याल पता नहीं 100 साल के बाद हमारे कश्मीर में शुरू हो गया है, उसके लिए बहुत अच्छा चल रहा है। ये कश्मीर वो जगह है जिस इंच पर भी आप जाएंगे वो टूरिज्म की साइट है। एवरीवेयर देयर इज अ टूरिज्म। बहुत ज़रूरी है, उनको करना चाहे, मगर स्लो एंड स्टेडी करना चाहे। ये एक ही दिन कोई नहीं बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता सारे बन जाते हैं। जिस तरह हम भी उसी तरह थे। आज हमारा क्या है कि इसी तरह होता है, दुनिया इसी तरह चलता है। उनको मेहनत करनी चाहिए, डेडिकेशन करनी चाहिए, सिंसियरिटी में चलना चाहिए, सारे इंशाल्लाह वही बनेंगे। ये मीटिंग बड़ी हिस्टोरिकल मीटिंग है, क्योंकि इसमें कश्मीर का एक एक सेगमेंट, चाहे वो हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन है, चाहे एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन है, चाहे इको टूरिज्म वाले हैं, चाहे ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन है, चाहे टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन है, आईटो के चैप्टर्स, तो हर सेगमेंट, होटल इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये सारे एसोसिएशन इकट्ठे होके अपना जो JNK चैप्टर है उसमें ये एक सारे इकट्ठे होके जितने भी इश्यूज हैं वो इस इश्यूज को टेकअप कर रहे हैं। सारी इंडस्ट्री खुश है। आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत ज़्यादा टूरिज्म में ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आई है, और ये प्रॉस्पेरिटी और चैलेंजेस भी लेके आई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी जो मोदी जी की विजन है वो कश्मीर में पहुंची नहीं है। लोग चाहते हैं कि
हर चीज़ एक फास्टर हो, वन विंडो क्लियरेंस हो। कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो होटल प्रोजेक्ट है, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म का प्रोजेक्ट है, चाहे वो एयरपोर्ट के पासेस नहीं मिल रहे लोगों को, उसका प्रोजेक्ट है, चाहे गंडोला राइड्स के पासेस नहीं मिल रहे, और जो भी इश्यूज़ हैं जैसे कि क्या नाम ड्यूरिंग यात्रा जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक रूट परमिट वगैरह मिलना चाहिए। तो ये सारे इश्यूज हैं और हमने एक डिसाइड करा है कि हम टेक ओवर करेंगे इसको, और सारे इश्यूज हम गवर्नमेंट से टेक ओवर करेंगे एट द हाईएस्ट लेवल। ने टूरिज्म मिनिस्टर को चलाया है और इनके जो यहाँ पर जो इनके एडवाइस हैं, इन्हें जो यहाँ कहा, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको सीरियसली ले लें। और मैं ये कहूँगा कि टूरिज्म in the state of tourism in this part of the country can be the best जो है employer, और हमारा जो है ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी को। एंड वी कैन ऑल्सो हमारा जो है, मैं कहूँगा गुलमर्ग की बात, गुलमर्ग कैन बी द मोस्ट अफोर्डेबल सीकिंग डेस्टिनेशन, और इज क्वेश्चन ऑफ थाउजेंड्स लैक्स ऑफ सीकर्स कैन कम देयर। एंड ये है कि हम उससे गुलमर्ग से फॉरेन एक्सचेंज भी कमा सकते हैं हमारे एंटायर कंट्री। और हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि टूरिज्म को बढ़ावा दें, और हमारे जो टूर ऑपरेटर्स, होटलियर्स, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आए, उनको मेहमान की कदर करनी चाहिए, उनको मेहमान के हमें उसी तरह खातिर करना है जिस तरह से एक मेहमान को करते हैं, ताकि वो यहाँ अच्छे जो है ख्यालात लेके जाएं। एंड वी शुड ट्राई टू गेट रिपीटेड टूरिस्ट, वो हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि रिपीटेड टूरिस्ट हम जो है यहाँ आएँ। बिकॉज जहाँ तक फॉरेन टूरिस्ट का सवाल है, मैंने हमेशा ये कहा है कि डोमेस्टिक टूरिज्म इज़ आवर ह्यूज, और हमारे जो है ह्यूज पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में। अगर 1% ले लें दैट्स मोर देन वो करोड़ में आ सकते हैं लोग। तो हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक नए फ्रंट की तश्कील का ऐलान किया है। इस फ्रंट का नाम जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस रखा गया है। इस नए फ्रंट का दावा है कि यह अलायंस वो काम करेगा जो गुपकार अलायंस नहीं कर पाया। इसमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जैसी जमातें शामिल हैं। इन्होंने कहा कि जहां तक इलेक्शन की बात है तो वो बीजेपी को किसी भी तरह से फायदा नहीं होने देंगे। बड़ी तकलीफ हुई कि जम्मू जुट गया, जम्मू इकट्ठे हो गया, लद्दाख इकट्ठे हो गया, कश्मीर टूट गया, कश्मीर की लीडरशिप टूट गई, और उन्होंने तरजीह दी पार्लियामेंट्री सीट को, वो तरजीह देते हैं एक असेंबली सीट को, एक डीडीसी सीट को। वो तरजीह नहीं देते हैं लोगों की तर्जमानी करने के लिए, उनके उमंगों की तर्जमानी करने के लिए, और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की तर्जमानी करने के लिए। उस चीज के हमको इकट्ठे रहना चाहिए था। और जब आप अलग हो गए, आपके दो जो हमारे जो मेजर पार्टनर्स थे, जो अलायंस, इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, उसमें से अब वो अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या करे आदमी। तो सर आप लड़ेंगे इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन? अब जब हमने आज यहाँ पे फैसला लिया है, यहाँ की अब हमारी लीडरशिप के जाएगी, हमारे मेंबरान रेडी हैं, बड़ी ही जबरदस्त मेंबरान रेडी हैं जो मैदान में उतर सकते हैं। अब बारीकी से देखा जाएगा कि किसी तरीके से बीजेपी को कोई इमदाद तो नहीं होगी, वो हम कभी नहीं होने देंगे। और जहां तक ये जम्मू कश्मीर और ये पीपल्स अलायंस फॉर जम्मू कश्मीर है, ये वो काम करेगा जो गुपकार अलायंस नहीं कर पाई। कुछ चीजें गुपकार अलायंस नहीं कर पाया, वो जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस कर पाएगा। और जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस के तहत ही अगला जो असेंबली इलेक्शन होगा, जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस और जो इसके कैंडिडेट्स होंगे, जो पार्टीज यहाँ पे होंगी, दिस विल बी द मोस्ट फॉर्मिडेबल अलायंस टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। और बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने पीएचडी के बनने के फौरन बाद इसके गिरने की पेशगोई की थी। झटकों के बाद, झटकों और अंदरूनी झगड़ों के बाद पीएचडी एक खामोश मौत पर गया, जैसा कि एएनसी के नायब सदर ने एतराफ किया है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि मरहूम पीएचडी वोट हासिल करने के लिए आर्टिकल 370 और खुद मुख्तारी बेच रहा था। उन्होंने कहा कि वो ये समझने से कासिर हैं कि अब ये सियासतदान क्या बेचेंगे। दो आदमियों की ऑर्गेनाइजेशन है, माँ और बेटी की ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अब इलेक्शन में 90 की 90 सीटों पे ऐलान करने जा रहा है। वो भी अब इस
अलायंस को, पीएचडी को दूसरे अलायंस से अब नाम देना चाहता है। बेसिकली मुजफ्फर शाह साहब आप इस बात को मान चुके हैं कि पीएचडी अलायंस कभी नहीं था ही नहीं, और आज जो डेवलपमेंट हुई है, अब उस पीएचडी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला मुजफ्फर शाह साहब ही था, जो कल तक चला रहा था कि हमारे पास बहुत बड़ा मकसद और पीएचडी उसके लिए बनी है। मैंने शेयर भी कहा और लास्ट में इतना कहूंगा, 370 भी मुजफ्फर साहब खत्म हो गया, 35 भी खत्म हो गया, आपका पीएचडी भी खत्म हो गया, ऑल पार्टीज भी अलायंस भी खत्म हो गया। आप कश्मीरियों को बताइए अब क्या बेचोगे? यहाँ आपकी का जो प्रोडक्ट है वो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि आपको अब कश्मीरी कौम और जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और जिला इलेक्शन ऑफिस श्रीनगर और नोडल ऑफिसर स्वीप के जरिए राय दहिंदगान में बेदारी पैदा करने के लिए लाल चौक श्रीनगर में एक स्ट्रीट ड्रामा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल बहिउद्दीन ने प्रोग्राम में शिरकत की और कहा कि उनकी कोशिश है कि वोटिंग फीसद में इजाफा हो। जानिब से जो सिस्टमिक वोटर एजुकेशन और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का प्रोग्राम होता है, इसमें हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं। कोई पर्टिकुलरली हम लोग टारगेट करते हैं जो 18 साल के ऊपर जो हमारी जनता है, स्पेशली यंग वोटर्स को, उनको मोटिवेट करते हैं कि और उनको अहमियत बताते हैं कि वोटर की अहमियत, वोटिंग की अहमियत कितनी है, और उनको ये बताया जाता है कि जब आइन में जो हुकूक दिए हैं, उनको जो लीगल राइट दिया है वोटिंग का, उसको एक्सरसाइज करें। उसको कोशिश करते हैं कि हम मैसेज उन तक पहुँचाएँ, ये कितना ज़रूरी है। और ये पूरे जब तक हमारा पोलिंग डे है, आपको पता ही है कि दैट श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें इसमें 17.5 लाख वोटर्स है, जिसमें 2 लाख से ज़ायद वोटर्स हमने न्यू वोटर्स रजिस्टर किए हैं। जो भी सारे हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें शुपियान का 1, पुलवामा के 4, बडगाम के 3, गांदरबल के 2 और श्रीनगर जो है उसके 8। ये टोटल 18 असेंबली सेगमेंट से हमारे जो 02 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इसमें अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली, जो अगर आप देखेंगे कुछ 2019 का डेटा देखेंगे, उससे पहले वोटर टर्नआउट कम रहा है, ठीक है। उसको बढ़ाने के लिए उसको पूरी कोशिश की जा रही है और इसमें प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। बहुत यंग लोग अवेयर हो रहे हैं कि हम 18 के हो गए तो हमें वोट कास्ट करना चाहिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं। और कंट्री का फ्यूचर गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और मैं चाहती हूँ कि कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बहुत अवेयरनेस हो जाए। बहुत एम्प्लॉयमेंट कम है। डेफिनेटली ऐसी कैंपेन्स होनी चाहिए तो कि जो न्यू वोटर्स उनको अवेयरनेस मिल सके, हमें क्या करना चाहिए, एज ए वोटर्स हमारे क्या क्या राइट्स है और हम कैसे इस कंट्री के डेवलपमेंट में पार्ट दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, मतलब श्रीनगर में जो खासतौर पे JNK में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि बाहर मतलब आउटसाइड्स में बहुत सारा ऐसा होता है कि ज़्यादा वहाँ पे पता है, JNK में उतना पता नहीं था। बट ये बहुत अच्छा हो रहा है कि ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब यूथ को समझ आ रहा है कि ये वोट क्यों इम्पोर्टेंट इंसान के लिए, मतलब यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इससे एजुकेशन पे भी असर पड़ता है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बैसाखी के त्यौहार की जोश व खरोश के साथ मनाने के लिए रणबीर नहर के किनारे मुनक्किद होने वाले सालाना मेले में जम्मू जिला और गिरदोनवाह से लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मकाम पर बच्चों और ख्वातीन के लिए खुसूसी स्टॉल लगाए गए। बच्चों ने ऊंट की सवारी का लुत्फ उठाया और खिलौने खरीदे। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। मैं इधर बैसाखी का मेला हर साल लगता है, हर साल हम आते हैं यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगता है। लोगों का रुझान भी बहुत ज़्यादा है इधर, जिस हिसाब से मेले का रौनक देख के हमें लगता है कि जो प्रशासन है उनको कुछ और काम करने चाहिए। थोड़ा धूप देख रहे हैं आप, कितना टेंट उंट का कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा मेला है। हम हर साल यहाँ मेला देखने आते हैं, पास में हमारा घर है। अब मेरी शादी भी होगी, फिर भी मैं वहाँ से देखने आती हूँ। यहाँ पे मेला ये काफी सालों से लगता है, बहुत रौनक होती है यहाँ पे। दूर दूर से भी लोग आते हैं देखने के लिए, काफी इंजॉय करते हैं बच्चे। और काफी सारी चीजें जो बाहर इतनी कॉस्टली मिलती है, यहाँ पे कम दामों पे मिल जाती हैं, काफी रीजनेबल प्राइसेस पे। तो काफी इंजॉय करते हैं सब लोग, काफी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ मेला देखने आया हूँ अपने बच्चों के साथ। तो ये बहुत पुरानी जगह है, यहाँ मेला लगता है। लेकिन ये कि इंतजामिया की तरफ से यहाँ आज तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। हालांकि जगह कम है थोड़ी और लोग बहुत जाते हैं। तो बाकी ये तो बहुत पुराना लगता है, बचपन से देखते चले आ रहे हैं हम। तो ये मुझे खुशी हुई कि आपके माध्यम से ये मेले लोगों को पता चलेगा, जो नहीं आता वो भी यहाँ आएगा। हम हर साल आते हैं इस मेले में और ये मेला बहुत अच्छा है। ये बहुत पुराने, बहुत सालों से चल रहा है और इस मेले में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी जो कि एक जेन्युइन रेट पे होगी। कोई भी महंगाई नहीं है
और यहाँ पे आना चाहिए, घूमना चाहिए। साल में एक बार मेला लगता है, इस मेले में ज़रूर आना चाहिए। आज बैसाखी के इस मेले को देखकर बड़ा उत्साह आ रहा है मुझ में भी, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और लोग जो मेले में आए हुए हैं। मैं देश के सैनिकों को, देश के टीचरों को, छोटे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस मौके पर एक छोटा सा गाना सुना रहा हूं। हरा भरा हमारा देश रहे, फूल खुशियां बरसाते रहें। हरा भरा हमारा देश रहे, फूल खुशियां बरसाते रहें। मिलजुल कर हम ईद, क्रिसमस और बैसाखी मनाते रहें। यही कहना चाहता हूं कि आज बैसाखी है, अपने जितने भी सारे हिंदू हैं, हमारे सरदार, मुस्लिम, सब एकता बना के रखें, एक साथ के साथ रहें, सबके साथ अच्छी तरह से बैसाखी एंजॉय करें और सब खुशियां से रहें, खुश रहें सब। और इत्तेहाद और जश्न के जज्बे के साथ डिप्टी कमिश्नर बारामूला मंगा शेरपा ने बैसाखी के पुरमसरत मौके पर सिख बिरादरी और बाकी तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। मंगा शेरपा ने बारामूला में छठी पातशाही गुरुद्वारा का दौरा किया और अकीदतमंदों के साथ इनके मजहबी त्यौहार में बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। इन्होंने एक खुशहाल और खुशगवार बैसाखी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डीसी ने किए गए इंतजाम का भी एक जामे जायजा लिया। और बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारा संघ सभा पालपुरा कोलगाम में तकरीब मुनक्किद हुई। अकीदतमंदों ने मकामी गुरुद्वारा में हाजिरी दी। भजन कीर्तन का एहतमाम किया गया। अकीदतमंदों के लिए खुसूसी लंगर कायम किया गया था। अकीदतमंदों ने जिला इंतजामिया और पुलिस का शुक्रिया अदा किया और इंतजामात की सराहना की। तो ये जो खालसा का साजना दिवस है, यानी बैसाखी का जो त्यौहार है, ये हम खालसा का साजना दिवस यानी खालसा की बुनियाद जो रखी गई है हमारे 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने 325 साल पहले रखी 1699 में। और आज पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी सिख कौम है वो इस दिन को बड़ी शान शौकत के साथ मना रहे हैं। और हम भी पालपुरा में डिस्ट्रिक्ट कोलगाम में जो एक गाँव आता है सरदारों का, बड़ी शान और शौकत के साथ मना रहे हैं। हम बहुत बहुत शुक्रिया है करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का, खासकर SSB कोलगाम, DC कोलगाम का, कि जिन्होंने अरेंजमेंट के हवाले से सब कुछ अरेंज यहाँ पर रखा हुआ है, सब कुछ सहूलियत अवेलेबल है। वी आर प्राउड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ जी, हम पहले तो मीडिया के शुक्रगुजार हैं। मीडिया वाले आए हमारी कवरेज की, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब सरदार दरबारी सिंह जी ने आपको सब कुछ कहा, हम बड़े शुक्रगुजार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आई, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए, CMO साहब आए, BMO साहब आए, DC साहब आए, हमारे SSP साहब आए, बाकी जो हमारे बाकी नाजरीन है, डिपार्टमेंट है, सारे हमारे शाना बशाना है। हम मुसलमान बरादरी को भी और सिख बरादरी को भी इस त्यौहार की लाख लाख बधाइयाँ देते हैं और हर एक का शुक्रिया अदा करते हैं। और बैसाखी के मौके पर DPAP के सूबाई सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने गुरुद्वारा सिंह सभा पालपुरा कोलगाम में हाजिरी दी और सिख बिरादरी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की और कहा कि बैसाखी खुशियों का त्यौहार है। और डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में नवरात्र के मौके पर एक महायज्ञ का इनेकाद किया। लोरू रूपनगर में स्वामी महेश भारती आश्रम में नौ तश्कीलशुदा नंदराज प्रबंधक कमेटी अशमोजी की तरफ से 2 रोजा यज्ञ का इनेकाद किया गया। खासी तादाद में अकीदतमंदों ने इस मौके पर हाजिरी दी। बहनें सारी एकत्रित हुए हैं ताकि हम उस हवन को यहाँ पर पूर्ण कर सकें। ये मैं आपको बता दूं, ये हवन आज हमने 35 साल के बाद, जो कि हमारी माइग्रेशन को लगभग करीबन 35 साल 33 साल हो गए हैं, उसके बाद आज हम यहाँ पर ये हवन कर रहे हैं और महाराज नंदकिशोर और नंदराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि नंदकिशोर महाराज हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, हमारे सारे दुख निवारण करे, सब सुख रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना के नाम से सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया के नाम से हम यहाँ पर आज ये इसकी पूर्ण आहुति कर रहे हैं। इंटरेक्शन की बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारे नेबर कौन थे, हमारे जेठ जेठानियाँ देवरानियाँ कौन थी, और यह पहली बार ऐसा अवसर मिला हमें इकट्ठे होने का। और मुझे यही आशा है कि आगे भी हम ये हवन शवन करते रहेंगे, जिससे हम एक दूसरे से मिलेंगे, इंटरेक्शन होगी और भगवान को याद करें।
और जिला पुलवामा के बारूफ समाजी कारकुन और पुलवामा सिविल सोसाइटी के बानी रुकन अब्दुल रहीम खान मुख्तसर अदालत के बाद वशाबुक पुलवामा में इंतकाल कर गए। मरहूम अब्दुल रहीम की वफात पर कई समाजी शख्सियात ने दुख का इजहार किया है और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। पुलवामा सिविल सोसाइटी ने मरहूम की खिदमात को इस मौके पर याद किया। जिन्होंने तारीख रकम कर दी और उन्हें दिखाया कि वो पुलवामा से ज्यादा यहाँ के बाशिंदा लग रहे थे और आज वो हमसे जुदा हुए। दरअसल सच कहा है उस शायर ने, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान सब बरस का पल की खबर नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये पुलवामा के लिए एक बड़ा अलमिया है, बड़ा लॉस है, लेकिन क्या करें, मतलब कुल्लुन नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को जाना है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सिविल सोसाइटी जो है पुलवामा की, हम इसको एक बड़ा लॉस मानते हैं। जैसे कि हमारे जो शोबे नशरियात है, हमने खान साहब को जो खिताब दिया है अपनी तरफ से, अपनी तंजीम की तरफ से, वो है समाजी सफ़ीर। समाजी सफ़ीर के एक समाजी सफ़ीर थे। जहाँ भी कोई मसला होता था पुलवामा ज़िला के हवाले से, तो उनके दिल में एक अजीब सी वो कैफियत तारी होती थी कि वो बेचैन रहते थे कब उस मसले का हल हो, तो हर जगह वो आगे आगे रहते थे। और कस्बा शोपियां से गुजरने वाली एक अहम नदी के किनारों पर कई रोज पहले इंतजामिया की जानिब से पेड़ काटे गए। इसके बाद इन काटे गए पेड़ों की शाखों को इस नदी में ही छोड़ दिया गया। इसकी वजह से नदी ब्लॉक हो गई है। इस नदी का पानी बंद होने की वजह से पास में एक कब्रिस्तान में पानी दाखिल होने का खतरा है। लोगों ने इस पर तशवीश का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया और डिविजनल कमिश्नर से मुदाखलत की अपील की है। जब महकमा इरिगेशन के एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की गई तो वो कोई माकूल जवाब नहीं दे सके। जिम्मेदारों का एक ग्रुप यहाँ से पानी साफ कर रहा है। ये जो है ये यहाँ का मेन रूट है, यहाँ से पानी शुरू होता है, हमारे बागों को जाता है यही पानी। यहाँ से पूरा जो पानी है, जो ये नहर जाती है पिंजौरा तक जाती है, यही पानी हम बाग वाले इसी का इस्तेमाल करते हैं। आप देख लीजिए, अगर एक दो दिन में इसकी सफाई नहीं हो जाएगी, जो इसका दोनों साइडों का एरिया है ये सैलाब की पोजीशन ले सकता है। और यहाँ देख लीजिए कि यहाँ जो साथ में है, इसका जो कब्रिस्तान साथ में है, इसको भी मतलब जब इसमें पानी आ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि अब मर्दों तक भी नहीं बख्शते हैं। सर इस कॉल छना यहाँ पर वसन ये बिहाइंड द गर्ल स्कूल पकी गर्ल स्कूल पकी अत कुल चट बन अत कुछ तुम कंट्रैक्ट दित सर अत कूत टाइम इरिगेशन अत ब्लॉक कर्म कल लुक परेशान आज दवा छपन सीजन ब्लॉक गम कल सर एग्जाम मगर सर तुम जिम्मेदार तुम वन AWE कत वन मतलब कम से कम 10-20 दो ये गान सारी कुल वुल चटवन दितम दरित कल मे पता कुस कल यह शुपियन मेन टाउन कल मडगुजार सर बुझ कत अड़ बताओ वीडियो तो व्हाट्सएप चलान ये इरिगेशन एजेंट से बात की है तो उनका ये कहना है कि AWE से बात करें, लेकिन दोनों से बात करने के बाद ऐसा हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है जिला इंतजाम यानी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल बेबस है। जिस ठेकेदार ने ये कटाई की है, रॉयल्टी देने के बाद उसका जो फर्ज बनता था इस नदी को साफ करना, लेकिन आज तक उसने इसको साफ नहीं किया। और डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मनोज यादव आज से जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने बानिहाल से संगलदान तक रेलवे स्टेशनों और रेलवे सिक्योरिटी का जायजा लिया। यादव के हमरा रेलवे इरकान इंटरनेशनल और कश्मीर रेल प्रोजेक्ट के दीगर हुकाम मौजूद थे। यादव एक खुसूसी रेल कार के जरिए बानिहाल पहुंचे। उन्होंने रेलवे स्टेशन और RPF पोस्ट का जायजा लिया। इन्होंने रेलवे स्टेशन खड़ी, संबड़ और संगलदान का दौरा किया और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तैनातियों और रेलवे स्टेशनों का मुआयना किया। और राजौरी के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अहम है। 30,000 लोगों की कुर्बानियों के बाद 1948 में फतेह हासिल की गई थी। पाकिस्तानी दरअंदाजों ने राजौरी के अहम शहर पर कब्जा कर लिया था। 12 अप्रैल 1948 को फौजियों ने सेंट्रल इंडिया हार्स के
टैंकों दीगर हथियारों के साथ राजौरी की आज़ादी के लिए चंगस से पेशकदमी की। 13 अप्रैल को राजौरी के बहादुर शहरियों की मदद से मुसल्लह अफवाज की बहादुराना कार्रवाई से राजौरी को दरअंदाजों से आज़ाद कराया गया। राजौरी में 30,000 से ज़्यादा मकामी लोगों को सड़कों पर मारा गया था, जो कि हिंदुस्तानी तारीख का एक सबसे होलनाक कत्लेआम है। खातिन ने जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी थी या जहर खा लिया था और जान दे दी थी। जिन लोगों ने अपने लवाहिकीन को खो दिया, आज भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।